नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस को बताया देश की आंतरिक रक्षा का मजबूत पिलर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की होगी जांच। 6 और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। एनएसई और बीएसई में आज होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार। दोपहर 2:45 बजे से 2:45 बजे तक कर सकेंगे निवेश। दिल्ली और एनसीआर की हवा हुई जहरीली। हवा का स्तर बहुत खराब से पहुंचा गंभीर श्रेणी में। कई इलाकों में गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमास को कड़ी चेतावनी। कहा अगर इजराइल के साथ गाजा समझौते का उल्लंघन किया तो उसे कर दिया जाएगा खत्म। और अब समाचार विस्तार से। आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर पुलिस कर्मियों के साहस और समर्पण की सराहना की। पीएम ने एक्स पर लिखा, पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिस कर्मियों के साहस को सलाम करते हैं और कर्तव्य पथ पर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट और आवश्यकता के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारत के 10 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने संयुक्त परेड की। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 22 से 30 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पुलिस जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना और जवानों की वजह से ही देश की सुरक्षा सुदृढ़ है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना। एक तरफ अपराध रोकना लॉ की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित इलाकों का भी जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि पुलिस बल के साहस और बहादुरी से ही नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 24 अक्टूबर तक केरल के दौरे पर रहेंगी।
राष्ट्रपति आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी और 22 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। वहीं 23 अक्टूबर को वे तिरुवनंतपुरम राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद वे वर्कला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी और सेंट थॉमस कॉलेज पलई की प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह में भी भाग लेंगी। अपने दौरे के अंतिम दिन 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 147 महिलाएं और 1248 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव आएंगे नतीजे। बिहार चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण का नामांकन खत्म हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण के लिए नाम वापसी पूरी होने पर महागठबंधन में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यहां अब भी विवाद बरकरार है। बिहार में दूसरे चरण का नामांकन खत्म होने के साथ ही पहले चरण के लिए नाम वापसी का काम पूरा हो गया, लेकिन महागठबंधन में ना तो सीटों का बंटवारा पूरा हुआ और न महारार खत्म हो पाई। आरजेडी ने 143 नामों की सूची जारी कर अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आरजेडी की सूची के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच 5 सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है। ये तब है जब आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीधे टकराव वाली 5 सीटों में नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज, वैशाली शामिल हैं। ये सभी सीटें महागठबंधन की रणनीति के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि इन सीटों पर वोटों के बंटवारे का सीधा लाभ एनडीए खेमे को मिल सकता है। केवल आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस का टकराव वामपंथी दल सीपीआई से भी दिख रहा है। गठबंधन के 2 सहयोगी दल कम से कम 4 सीटों पर आमने सामने हैं। इनमें बछवाड़ा, रोसड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ की सीट शामिल है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस ने भी 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने भी 5 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। महागठबंधन में जारी सिरफुटौल पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है। अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। महागठबंधन में जारी तकरार पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने उम्मीदवारों के नामांकन के मामले में गठबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला लेने का आह्वान किया है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से उनका अहंकार और जो उनके बड़बोले दावे हैं उसकी कचूमर साथी दलों ने निकाल दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए नाम वापस लेने का काम पूरा हो गया है। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी सोमवार को पूरी हो गई। इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। देश भर में सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर आंगनों की सफाई के साथ घाटों को भी सजाया जा रहा है। वहीं लोग बांस की डलिया, सूप, ठेकुआ और मौसमी फलों की तैयारियों में व्यस्त हैं।
जबकि घाटों पर रोशनी और सफाई का काम चल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व नहाय खाए से शुरू होकर खरना और फिर सूर्यास्त व सूर्य उदय के अर्घ के साथ संपन्न होता है। व्रती महिलाएं इन दिनों निर्जला उपवास रखती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना करती हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। गुड़, नारियल, केला और बांस की डलिया से सजे ठेले त्योहार की खुशबू बिखेरना शुरू कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां अपने चरम पर हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तैयारियों का औचक निरीक्षण कर रही हैं। देश भर में सूर्योपासना के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े इंतजाम किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया। भारतीय रेलवे ने इस अवसर पर 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों का उद्देश्य है कि बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के पास समय पर पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि रेलवे हर समय सभी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिल सके। पिछले साल 7,724 विशेष ट्रेनें चलाई गई थी। और आज शेयर बाजार में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। इस विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार 1 घंटे के लिए खुला रहेगा। आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर के बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से मार्केट आज खुलेगा। NSE और BSE में दोपहर 2:45 बजे से 2:45 बजे तक लोग निवेश कर सकेंगे। इस दौरान निवेशक 1 घंटे तक अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि परंपरागत मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले सोमवार को शेयर बाजार में लगातार उत्साह का माहौल बना रहा। सोमवार को शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। दिवाली के दिन दिल्ली और NCR की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया। कई सालों के बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 से ऊपर पहुंच गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वजीरपुर में AQI 408, जहांगीरपुरी में AQI 404, आनंद विहार में AQI 352, द्वारका सेक्टर 8 में AQI 333, मुंडका में AQI 357 और अशोक विहार में AQI 386, RK पुरम में 369 AQI दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने रविवार को ही ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 2 को सक्रिय कर दिया था। दिवाली के जश्न ने एक और जहां लोगों की खुशियां तो दोगुनी कर दी, मगर वायु गुणवत्ता पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। मानकों के अनुसार अगर AQI 0 से 50 के बीच हो तो हवा अच्छी, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में मानी जाती है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में सोमवार रात को भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि दुकानों में आग लगने की सूचना मिलते ही 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी फायर स्टेशनों को स्टैंड बाय पर रखा गया और अतिरिक्त गाड़ियां भी बुला ली गई हैं। हॉस्पिटल के बाद दुकानों में आ गए, तुरंत हमने तो भीमनगर से 2 गाड़ियां निकाल दी। बाकी जितने भी हमारे स्टैंड बाई फायर स्टेशन है सभी से गाड़ियां रास्ते में चली हुई है। 8-10 स्टेशनों की सभी गाड़ियां बुलाई। हिमाचल प्रदेश के कसौल में बीती रात एक होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें होटल का ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और दमकल विभाग की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद होटल में लगी आग पर काबू पाया गया।
कुल्लू जिले के कसौल में स्थित इस होटल में दिवाली की रात आग लगने से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन घटना में किसी के घायल या जान जाने की खबर नहीं है। दिवाली के अवसर पर उदयपुर शहर भी रोशनी में जगमगा गया। शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। खासतौर पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की थीम पर की गई सजावट श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बनी। श्रीनाथ जी के साथ ग्वाल बाल को भी सुंदरता के साथ दिखाया गया। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक थीमों पर आधारित सजावटों ने शहर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। देश भर में दिवाली का पर्व भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन के साथ धूमधाम से मनाया गया। वहीं कोलकाता में ये उत्सव काली पूजा के रूप में मनाया जा रहा है। कोलकाता के विभिन्न पंडालों में मां काली की भव्य प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे। बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया। शहर की सड़कों और पंडालों में रोशनी और भक्ति का माहौल दिखाई दिया। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में आज से 24 अक्टूबर तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पुदुचेरी और कराईकल में भी अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार आज से 24 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, 22 से 24 अक्टूबर के बीच केरल तथा 23 और 24 अक्टूबर को तटीय कर्नाटक में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं अंडमान निकोबार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है। साथ ही पर्वतीय राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज बारिश की संभावना है। इधर मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले की गहराई से जांच के लिए असम पुलिस का विशेष जांच दल सिंगापुर भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक SIT के 2 वरिष्ठ अधिकारी SP DG मुन्ना प्रसाद गुप्ता और IPS अधिकारी तरुण गोयल सिंगापुर गए हैं। ये टीम सिंगापुर पुलिस के साथ मिलकर विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेगी, जिसमें चिकित्सा रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के बयान और उपलब्ध किसी भी CCTV फुटेज या अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य शामिल हैं। गायक संगीतकार गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी। वे चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने के लिए सिंगापुर गए थे। जाने माने अभिनेता और निर्देशक असरानी का निधन हो गया है। असरानी पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की वजह से मुंबई के जुहू स्थित अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे उनका निधन हुआ। असरानी 84 साल के थे। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और उनका जन्म साल 1941 में जयपुर में हुआ था। मशहूर फिल्म शोले से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कॉमेडी के क्षेत्र में काफी नाम कमाया। अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वे एक प्रतिभाशाली, मनोरंजनकर्ता और एक बहुमुखी कलाकार थे। उन्होंने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया। खासकर उन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय से अनगिनत लोगों के जीवन में आनंद और हंसी का संचार किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर दुख व्यक्त किया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, प्रख्यात अभिनेता असरानी जी का निधन अत्यंत दुखद है।
असरानी जी ने जीवन भर भारतीय सिनेमा में योगदान दिया और लोगों को हंसाकर लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आपको बता दें कि आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। एक्स पर उन्होंने लिखा, आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और आईएनए के वीर सेनानियों को नमन। आजाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्रांतिकारियों के मन में ये विश्वास प्रबल किया कि अपनी सेना और सैन्य अभियानों के बल पर देशवासी स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। नेताजी के नेतृत्व में वर्ष 1943 में ही अंडमान और निकोबार में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी की घोषणा करने वाले आईएनए के सेनानी अनंत काल तक राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा बने रहेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को समाप्त करने की कड़ी चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमास अगर इजरायल के साथ गजा समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो रही हैं और अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। बता दें कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करने के लिए इजरायल रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि ये दौरा क्षेत्र में शांति बनाए रखने और समझौते को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। यूक्रेन रूस संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन जीत भी सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि वो जीत पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना यूक्रेन के लिए इस संघर्ष में जीत हासिल करना उन्हें मुश्किल लग रहा है। सूत्रों के हवाले से इससे पहले भी ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक में रूस की शर्तों को मान लेने का दबाव डाला था। व्हाइट हाउस की ओर से जारी वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं, युद्ध एक बहुत ही अजीब चीज है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने द्विपक्षीय बैठक के बाद महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का सबसे ज्यादा कंट्रोल है और अमेरिका इसे कम करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप और एंथनी अल्बनीज द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के तहत दोनों देशों ने अगले 6 महीनों में खनन और प्रसंस्करण परियोजनाओं में कम से कम $1 अरब का निवेश करने और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का वादा किया। और जापान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। जापान को आज अपने इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री मिल सकती हैं। साने तकाइची का मंगलवार को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, क्योंकि दक्षिणपंथी विपंथी जापान इनोवेशन पार्टी ने उनके प्रधानमंत्री पद का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है। जापान इनोवेशन पार्टी को इशिन के नाम से जाना जाता है। संसद के प्रमुख निचले सदन में संयुक्त 231 सीटों के साथ ये साझेदारी बहुमत से 2 सीटें पीछे है, लेकिन ये संख्या निश्चित रूप से तकाइची के लिए अगले प्रधानमंत्री के लिए मंगलवार को संसद में होने वाले मतदान में जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त है। दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंपनियों में से एक अमेज़न वेब सर्विसेज की सेवाएं दोबारा सामान्य रूप से चालू हो गई हैं। सोमवार को एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हजारों वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स घंटों तक ठप रहे। तकरीबन 8 घंटे तक अमेज़न की सेवाएं ठप हो गईं। भारत में दिवाली के दिन अमेज़न के ठप हो जाने से हजारों उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर शिकायत की। क्लाउड पर आधारित अपने एप्लीकेशन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। करीब 8 घंटे के बाद अमेज़न ने बयान जारी किया और कहा कि सेवाएं सुचारू रूप से चालू कर दी गई हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें। नमस्कार। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया,
दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और